हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जांच करके बताना है कि कोई भी 6 की पावर n हो और वहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो, तो वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस कोई भी अंक अगर 0 पे समाप्त हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? देखिए, कोई भी अंक अगर 0 पे समाप्त हो तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 और 5 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन लिख देंगे कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो मान के चलिए कोई एक संख्या ले लेते हैं जो 0 पे समाप्त होती हो, जैसे कि हम 20 ले लेते हैं। अगर हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, तो वो क्या निकलते हैं? 20 के अगर हम एलसीएम लेंगे तो निकलेगा 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 2, 2 और 5। तो इसमें 2 और 5 जो है ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड, तो इसीलिए ये अंक 0 पे समाप्त हुआ है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 60। तो 60 में अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये निकलेगा 2। अगर हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड देखें तो इसमें 2 और 5 इंक्लूड है। तो जहाँ पे भी 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड इंक्लूड हो वो संख्या 0 पे समाप्त होती है। लेकिन 6 की पावर n के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वो क्या निकल के आएगा? 6 की पावर n होता है 2 इंटू 3 की पावर n। तो 2 इंटू 3 की पावर n होगा, क्योंकि अगर हम 6 का एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा? 6 का एलसीएम लेने पे 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 और 3 निकल के आए। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3। और इसको अगर हम एक बार और सॉल्व करें तो 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ये हो जाएगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 और 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसके हम कुछ उदाहरण अगर देख लें तो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे ये 6 की पावर n है, इस 6 की पावर n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या होगा, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती हो और अनंत तक चलती हो। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो संख्या जाएंगी ये सारी प्राकृत संख्या है। तो हम ये जो 6 की पावर n है, इस n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देंगे। तो जैसे कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 6 की पावर 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 216। तो हम जितना भी पुट करें, हर एक कंडीशन में जो अंक समाप्त हो रहा है वो 6 पे समाप्त हो रहा है। हर कंडीशन में 6 पे समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये जांच कर लिया है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यह क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो इन दोनों को हमको चेक करके ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें किसी भी संख्या का अगर कम से कम 3 गुणनखंड निकले। जैसे कि हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम एक संख्या लेंगे 8।
अगर 8 के हम फैक्टर्स देखें तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं, 8 जो होता है वो 1 से भी भाग हो जाएगा, 8 जो है वो 2 से भी भाग हो जाएगा, 8 जो है वो 4 से भी भाग हो जाएगा, और 8 स्वयं से यानी कि 8 से भी भाग हो जाएगा। तो 8 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 2, 4 और 8, इन सभी संख्याओं से ये भाग हो सकता है। तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो इस तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम 5 के एग्जाम्पल ले लें तो 5 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 5। जो 5 डिवाइड होगा वो सिर्फ 1 से और 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 और 5 के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो जिसके 2 या 2 से, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। तो अब करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन वाले पेयर में से यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, दोनों में से अगर हम 13 कॉमन ले लें, दोनों में से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा 7 और 11। इस प्लस के इधर हमने 13 ले लिया बाहर तो 7 और 11 रह गया। प्लस का जो साइन है वो यहाँ लगा देंगे और यहाँ से 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। 13 1 जा 13 होता है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। 13 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 77, 11 7 77 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 13 और 77 में 1 जोड़ने पे ये हो जाएगा 78। अब देखिए जो 13 है ये क्या है? एक अभाज्य संख्या, और ये जो 78 है ये है एक भाज्य संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या को अगर हम भाज्य संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा एक भाज्य संख्या ही आता है। मीन्स अगर मान के चलो कोई एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम 5 ले लेते हैं। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या। इसको हम गुणा कर देते हैं अगर 4 से तो 5 चौक 20 होता है। तो 20 क्या है? एक भाज्य संख्या है। मीन्स किसी भी अभाज्य संख्या को अगर भाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा एक भाज्य संख्या निकल कर आता है। तो यहाँ अगर हम 78 का देखें तो 78 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। तो इसीलिए जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो वो एक भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो अब हम करते हैं इस संख्या को लेके करते हैं। अब हम यहाँ दिया हुआ है हमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का पेयर है इसके अंदर ये 5 आ रहा है और यहाँ पे एक 5 आ रहा है। तो प्लस के इस तरफ से एक 5 ले लेंगे और यहाँ से एक 5 ले लेंगे, दोनों 5 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 7 6 4 3 2 1। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, जब यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन संख्याओं को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1008। अब 1008 में हम 1 को प्लस कर देंगे। 1008 में जब हम 1 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 1009। 1009 और 5, तो 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और 1009 जो है वो एक भाज्य संख्या है। 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है इसके, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी हम वही लाइन लिख देंगे, इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 1009, इसके अलावा 1 से भी ये विभाजित है। तो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या। तो यही हमें इसमें बताना था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि किसी एक बिंदु से सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। तो खेल का मैदान जो है वो वृत्ताकार पथ का है। मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं
और इस तरीके से वृत्ताकार पथ है, ऐसे ऐसे इस तरीके से चल के वापस इसी बिंदु पे आ जाते हैं। तो ये हमें बताना है कि दोनों बिंदु पे वो अगर मिलेंगे तो कितने समय पर मिलेंगे। अगर एक जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हों और जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हों, अगर एक चक्कर लगा ले वो, तो एक चक्कर लगाने में अगर 18 मिनट और 12 मिनट लगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में जो कुल समय है वो 18 मिनट है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। अब 18 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अगर हम 18 के फैक्टर्स देखें तो वो क्या होता है, 18 का एलसीएम निकालने पे 18 का जो एलसीएम होता है वो होता है 2 × 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 3, तो 2 3 3, 2 × 3 × 3। इसी तरीके से 12 का भी निकाल लेते हैं। तो 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12। अगर 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। तो दोनों के फैक्टर्स इस तरीके से निकल के आ गए। सबसे पहले इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो कॉमन जो होता है उसको एक बार लिखना होता है हमें, यहाँ लिख देंगे 2। इसके अलावा ये 3 भी कॉमन है इसमें, तो 2 को लिखने के बाद हम अगली संख्या यहाँ 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 3 कॉमन है तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। इसके अलावा ये जो 3 रह गया है इसको हम एक बार लिख देंगे। तो एक बार ये लिखा हमने, एक बार ये लिखा, एक बार इसे लिखा और एक बार इसे, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 2 2 3 3 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36, तो 36 हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब वो 36 मिनट में पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ, अतः वे 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी ओपिनियन देना चाहें या फिर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।